और आप ही का फिर से स्वागत है इस शो में जिसका नाम है कविता पे चर्चा। और आज मैं गौरव फिर से अकेला ही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी आदित्य भाई वापस नहीं आए हैं। अभी वो बिजी हैं। अभी अभी जब जैसे अगले एपिसोड में वो आ जाएंगे दिल्ली, और अगला एपिसोड उन्हीं के साथ होगा, तो तब तक ये वाला भी मैं ही। तो आज किताबों पे बात करनी थी, और मैं बहुत उत्साहित था एक राइटर को लेके स्पेसिफिकली, जो मेरे बहुत पसंदीदा है और बहुत टाइम से मुझे चांस नहीं मिल पा रहा था उनके बारे में बात करने का। और आज क्योंकि उनको आदित्य भाई ने भी नहीं पढ़ा है, तो उनके साथ बात करता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, क्योंकि उन्हें नहीं ही पढ़ा है उन्हें। तो इसलिए आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ मेरे, कह सकते हैं, पसंदीदा पर थोड़ा लव हेट वाला है मेरे साथ उनका जो रिलेशनशिप। उन राइटर साहब का नाम है हारुकी मुराकामी। हारुकी मुराकामी जापानीज ऑथर हैं जो जापान में पढ़े बड़े, फिर अमेरिका जाकर उनकी पढ़ाई करी। उनके लिए कहा जाता है एक बात कि मुराकामी साहब हैं तो जापानीज ऑथर, पर वो लिखते हैं अमेरिकियों के लिए किताबें, अमेरिकन या यूरोपियन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए किताबें लिखते हैं, पर लिखते जापानीज में। फिर उनकी किताबें ट्रांसलेट होकर हम तक पहुंचती हैं। और अभी 74 इयर्स के हैं और जवान हैं, कह सकते हैं जवान है, और अभी भी किताबें लिख रहे हैं। अभी उनकी शायद इस साल या एक नई किताब भी आने वाली है, उसका नाम शायद अभी नहीं पता चला है, पर आएगी जल्दी। तो उससे पहले मैंने आप सबको थोड़ा सा उनके बारे में वार्म अप कर रहा हूँ कि कैसे हैं उनके, थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आप सबने नाम तो सुना ही है हारुकी मुराकामी का। अगर आप कभी स्कूल गए हो, आप जवान बच्चे, जवान रहे हैं आप जिंदगी में, तो आपने हारुकी मुराकामी तो सुना ही है। सबने ही मतलब पढ़ा है, या लोग अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उन्हें कोट करते हैं, उनके पोस्ट लगाते हैं, स्टोरीज लगाते हैं। तो मैंने उनकी 5 किताबें पढ़ी हैं आज तक। तो उन 5 किताबों के बेसिस पे मैं कुछ बातें करूंगा। तो जो पहले 5 किताबें पढ़ी हैं मैं उनका नाम बता देता हूँ। जो सबसे पहले मैंने मुराकामी साहब की किताब पढ़ी थी वो थी स्पुतनिक स्वीटहार्ट। स्पुतनिक स्वीटहार्ट या स्पुतनिक स्वीटहार्ट। एंड देन मैंने उनकी पढ़ी थी जो किताब, वो है मेन विदाउट विमेन। और ये एंथोलॉजी है, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। एंथोलॉजी नहीं कहेंगे, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कहेंगे। तो मेन विदाउट विमेन, एज द टाइटल सजेस्ट, ये कहानियां हैं मर्दों के ऊपर जिनको उनकी प्रेमिकाओं ने छोड़ा, प्रेमिकाओं ने नहीं, किसी स्त्री उनकी जिंदगी से चली गई, तो उसके अराउंड ही है सारी कहानियां। बड़ी पसंदीदा है मेरी वो। फिर हमने पढ़ी थी नॉर्वेजियन वुड्स। नॉर्वेजियन वुड, सिर्फ वुड्स, पता नहीं मैं क्यों वुड्स बोलता हूँ, नॉर्वेजियन वुड। ये सबसे पॉपुलर हारुकी मुराकामी किताब है, यूजुअली सब लोगों की फेवरेट होती है। देन हमने पढ़ी बहुत नॉट सो फेमस मुराकामी की किताब। इस किताब का नाम है साउथ ऑफ द बॉर्डर वेस्ट ऑफ द सन। ये बहुत कम लोगों ने पढ़ी है, मुझे भी पसंद नहीं आई थी। इसके बारे में थोड़ा तसल्ली से बात करेंगे। एंड जो आखिरी अभी मैंने पढ़ी थी लास्ट ईयर, उसके बाद से मैंने नहीं ही पढ़ा कोई भी मुराकामी का, इस वजह से कि अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ मुराकामी साहब से। ये बड़ी मोटी 600 पन्ने की किताब है। इस किताब का नाम है काफ्का ऑन द शोर। इन 5 किताबों के बेसिस पे मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग बनी है मुराकामी साहब की, उनके बेसिस पे मैं इस एपिसोड को आज रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, पहली बात, मैं इस एपिसोड में बात क्या करूंगा मुराकामी साहब के बारे में, तो बातें 3 पार्ट में चलेंगी। पहला पार्ट होगा कि मुझे मुराकामी साहब क्यों पसंद है, ऐसा क्या है उनकी राइटिंग में जो मुझे पसंद है। दूसरा, कि आप सबको क्यों पढ़ना चाहिए मुराकामी को, आप क्यों पढ़े मुराकामी, ये होगा। एंड द थर्ड इज, जो मुझे बातें नहीं पसंद मुराकामी के लिटरेचर में। मैं पर्सनल लाइफ पे तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, मैं सिर्फ लिटरेचर, आर्ट की बात करूंगा उनके। तो शुरू करते हैं। और ध्यान रखेंगे कि मैं भी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करूंगा, कि उनकी जो भी उन्होंने करा है अपनी जिंदगी में, जैसी बातें मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता। सबकी अपनी सोच है, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आर्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से कि मुझे क्यों पसंद है मुराकामी साहब। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है उसके लिए वो है मैजिकल रियलिज्म।
अच्छा, तो मैजिकल रियलिज्म क्या होता है? अगर मैं अपने शब्दों में समझाऊं मैजिकल रियलिज्म, तो ये होता है कि मैजिकल रियलिज्म वो नॉवल होती हैं जैसे जिनमें जो रेगुलर चीजें हैं ना जिंदगी की, वो तो बड़ी जादुई तरीके से दिखाई जाए, पर जो जादुई चीजें हो रही हैं उस नॉवल में, उसको बड़ा नॉर्मल तरीके से दिखाया जाए कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूजुअली मैं ऐसी मेरी समझ ये है मैजिकल रियलिज्म की, पर मैं आपको एक डेफिनेशन भी बता देता हूँ मैजिकल रियलिज्म की, कि मतलब हाँ, इंटरनेट क्या कहता है मैजिकल रियलिज्म के बारे में। तो मैजिकल रियलिज्म स्टाइल है लिटरेचर और फिक्शन का, ऑब्वियसली। It paints a realistic view of the world while also adding magical elements, often blurring the lines between fantasy and reality. तो कह सकते हैं कि फैंटेसी नहीं है, पर फैंटेसी और रियलिटी के बीच का कुछ है मैजिकल रियलिज्म। अगर हम मैजिकल रियलिज्म के राइटर्स की बात करें तो एक और बहुत पॉपुलर हैं सलमान रश्दी साहब, है ना, जो ब्रिटिश इंडियन ऑथर हैं। और और जो मैंने पढ़े हो मैजिकल रियलिज्म, गैब्रियल गार्सिया मार्केज, हाँ, तो यही और भी होंगे। अभी हम मुराकामी साहब को लेके चलते हैं। तो मुझे मैजिकल रियलिज्म क्यों पसंद है? आई डोंट, क्योंकि कमाल होता है वो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मुझे मैजिकल रियलिज्म इसलिए पसंद है कि वो मुझे हिप्नोटाइज कर लेता है। मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह, काश काश ऐसा हो पाता। जैसे ये किताब है काफ्का ऑन द शोर, इसमें एक कैरेक्टर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो थोड़ा बुजुर्ग कैरेक्टर होता है। और हाँ हाँ, नकाता एक कैरेक्टर होता है। नकाता वो बुजुर्ग आदमी है जिसे जो थोड़ा स्लो है, एक वर्ड यूज होता है, थोड़ा स्लो है बाकी सब लोगों से, पर उनके पास एक सुपर पावर है, वो बिल्लियों से बात कर ले। ये सुपर पावर मैं पसंद करता कि मेरे पास भी होती। या फिर और इनकी किसी किताब में अगर हम देखें, पत्नी स्वीट आर्ट में एक लड़की होती है जो प्रोटैगनिस्ट हमारी, हाँ, सुमायर या सुमेरी पढ़ सकते हैं, सुमायर, SUMIRE, तो आप जिसे जैसे भी पढ़ें, वो गायब हो जाती है। तो अजीब, मतलब ऐसा कुछ होता है जैसे जो रेगुलर लाइफ में आप नहीं देखते, लोगों का भूतों को दिखना, लोगों का भूतों के साथ बातें करना। काफ्का ऑन द शोर तो इसमें बहुत अजीब है कि आप पास्ट में चले जाते हैं, आप प्रेजेंट में चले जाते हैं, आप एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पे लोग हाइट में छोटे हैं, या फिर बचपन है लोगों का वहाँ पे, और लोग अपनी माँ को मिल रहे हैं। पर मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट ये मुझे बहुत पसंद आता है जब चीज़ें अजीब हो जाती हैं। जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन में जो है कि सुपर पावर मिलती है बच्चों को जो 12 बजे पैदा हुए थे आज़ादी के, तो ये मुझे बहुत पसंद आता है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि मुझे मैजिकल रियलिज्म बहुत पसंद आता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैजिकल रियलिज्म पढ़ने की, और पढ़ता भी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मैजिकल रियलिज्म पढ़ने की, क्योंकि मैजिकल रियलिज्म के थ्रू राइटर्स बहुत बार हिस्ट्री या फिर अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का हमें ओवरव्यू देते हैं, हमें समझाते हैं। और जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज पूरा लैटिन अमेरिका का हिस्ट्री पेंट करते हैं हमारे सामने मैजिकल रियलिज्म के थ्रू, एक फैमिली के थ्रू स्पेसिफिकली। या फिर सलमान रुश्दी अगेन मिडनाइट चिल्ड्रन से इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पूरा पेंट करते हैं, इमरजेंसी तक की, वो भी मैजिकल रियलिज्म के थ्रू। तो मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि मैजिकल रियलिज्म के राइटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं हिस्ट्री को या रियल वर्ल्ड को, जो आसपास अभी हो रहा है, खबरों को, इन सबको। इवन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में भी कह सकते हैं थोड़ा सा मैजिकल रियलिज्म है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो किताब थोड़ी सी मैजिकल रियलिज्म वाली है। वैसे उसमें कुछ है तो नहीं, बहुत ज्यादा फिक्शन है, फिक्शन नहीं मतलब बहुत ज्यादा रियल है, वर्ल्ड पे बेस्ड है। मैजिकल रियलिज्म तो उसमें क्या ही है, नहीं उसमें मैजिकल रियलिज्म नहीं है, उसमें मैजिकल रियलिज्म नहीं कहेंगे, सॉरी गलती हो गई, नॉट गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बट हाँ, ये सब किताबें तो मुझे बड़ा पसंद आता है, इसलिए मैं हारुकी मुराकामी को पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो ज्यादातर किताबों में मैजिकल रियलिज्म के साथ खेलते हैं। और जब मुझे पसंद है जो जॉनरा, तो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ मुराकामी साहब को, और कभी डिसअपॉइंट भी नहीं करते हैं वो अपने मैजिकल रियलिज्म के साथ। अगली बात, उनकी नॉवेलें थोड़ी काफ्का एस्क होती हैं,
सो अगेन ये क्या वर्ड है, काफका एस्क होना। सो काफका एस्क जो ये वर्ड है ये आया है एक राइटर से जिनका नाम था फ्रांज काफका, जो मेरे बहुत पसंदीदा राइटर है। मेरा इंस्टाग्राम का न्यूज यूजर नेम भी उन्हीं के नाम से इंस्पायर्ड है, काफिरो का काफका। तो मुझे बड़े पसंद है और मुराकामी को भी बहुत पसंद है। इसमें इसका अगर हम बात मतलब बताएं कि काफका एस्क होता क्या है, कि तो काफका एस्क का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कहानियां या बातें बहुत सेंसलेस हो जाती हैं, डिसओरिएंटिंग हो जाती हैं, कि आपको समझ ही नहीं आता है कि ये पहले हुआ, ये वो बाद में हुआ, और बातें सेंस बनाना छोड़ जाती हैं कि ये हुआ क्यों, आखिर इसका मतलब क्या था। और वो रिजेंबल करता है फ्रांस काफ्का के राइटिंग को, कि आपके ब्यूरोक्रेसी दिखना, सर्कल दिखना, कि सब बार बार रिपीटेटिवली आप बस करे ही जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। और दुनिया के मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज को समझाना कि कैसे देखो हमारे आसपास कितना ब्यूरोक्रेसी में कॉम्प्लेक्सिटी बेवजह का ठूस रखा है। अगर आपने फ्रांस काफ्का की किताबें पढ़ी हो जैसे, या शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हो जैसे हंगर आर्टिस्ट, या फिर एक और थी वो मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल, तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि हारुकी मुराकामी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है फ्रांस काफ्का से। तो अपनी क्रिएशंस में भी उसी को ही दिखाते हैं। जैसे फिर अगर हम एग्जांपल लें, किस किताब का ले बार हम एग्जांपल, मेरा बार बार मन करता है काफ्का ऑन द शोर, क्योंकि इसके टाइटल में भी काफ्का ऑन द शोर है। इसमें एक लड़का है जो अपना नाम ही बदल के काफ्का रख लेता है, क्योंकि उस बच्चे का फेवरेट राइटर है काफ्का। और इसमें भी ये बहुत चीजें हैं जो मीनिंगलेस है। एक पोर्टल का खुलना मीनिंगलेस होता है, ऑलमोस्ट बंद होना भी मीनिंगलेस होता है। एक बच्चे का किसी लाइब्रेरी में जाकर रहना भी ऑलमोस्ट मीनिंगलेस है, और किसी हट में जाके फिर बाद में रहना भी मीनिंगलेस है। एक कैरेक्टर का किसी जर्नी पे निकल जाना मीनिंगलेस है, किसी कैरेक्टर का मरना मीनिंगलेस है। उसका एक कैरेक्टर है, उसका नाम है जॉनी वॉकर। यस, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जॉनी वॉकर। वो जॉनी वॉकर नाम का कैरेक्टर एक बांसुरी बना रहा है, किनकी, बिल्लियों की सोल से। हाँ, बिल्लियों की सोल से वो बांसुरी बनाता है, पर उसका कोई काम ही नहीं है, और वो सडनली खत्म हो जाता है वो प्लॉट, और तुम सोचते हो व्हाई। पर मेरे हिसाब से वो थोड़ा काफ्का है, उनका ट्रेट है इस कहानी का। या फिर ये स्पटनिक स्वीटहार्ट है। इसमें पूरा पार्ट है जब हम आइलैंड पे घूम रहे होते हैं, उस लड़की के बारे में पता कर रहे होते हैं, और फिर एंड में लगता है कि ये हमने क्यों ही करा वो सब, क्योंकि कुछ हुआ नहीं, एंड में हमने कुछ अचीव नहीं करा वो सब सर्च करके। पर शायद कंफ्यूजन में, उस ही फाइंडिंग, नोइंग ऑफ नॉट नोइंग समथिंग में, और बस कॉन्स्टेंटली ढूंढने में हमें बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। और शायद एक हिंदी में हम कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि सफर ज्यादा खूबसूरत है, मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत है सफर। तो ये दर्शाता है मेरे हिसाब से काफ्का एस्क हो जाना चीजों का, और मुराकामी उसे बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। इवन नॉर्वेजियन वुड्स, मैं वुड्स क्यों बोलता हूँ मुझे आज तक समझ नहीं आया। इस किताब का नाम है नॉर्वेजियन वुड। और इसमें भी कुछ हद तक यही है कि एक लड़का है, वो अपना पास्ट याद कर रहा है, वो अपने बचपन, वो एक लड़की जिससे प्यार करता था उसके बारे में, और और वो अपने कॉलेज की लाइफ, हॉस्टल की लाइफ, उसके कैसे कैसे दोस्त बने, बहुत कुछ होता है जिसको आपको पढ़ के लगता है कि भाई ये वाला पार्ट क्यों ही था इसमें। तो बट शायद वही इनके नॉवेल्स की, इनकी कहानियों की ब्यूटी को दर्शाता है कि देखो कि कुछ ना होने में भी कितना कुछ है, कितना ये शायद बहुत पोस्ट मॉडर्न कह सकते हैं। इनका लिटरेचर बहुत मॉडर्न लिटरेचर है। लाइक आप मतलब इस किताब को पढ़ते टाइम, इनकी किताबों को पढ़ते टाइम शायद आपको अपने अंदर पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। अब किताब के अंदर कुछ मत ढूंढिए, किताब के अंदर मीनिंग मत ढूंढिए, शायद मिलेगा भी नहीं। मिलेंगे आपको मीनिंग अपने अंदर। इस किताब को पढ़ें, कुछ समझें, और फिर अपने अंदर अपने आप को टटोले ढूंढें कि कुछ मैं बन क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का क्या मतलब है। ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को उजागर करते हैं। तो
मुझे इसके लिए बड़े पसंद है। और तीसरा जो बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत लोगों को बड़ी जरूरत होती है इस चीज की, वो है वर्ल्ड बिल्डिंग। मुराकामी का जो नॉवेल्स होते हैं ना, उसका जो वर्ल्ड होता है, आसपास की दुनिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप पढ़ते टाइम आपको लगेगा कि मैं छू सकता हूँ उस कमरे को, मैं उन कैरेक्टर्स को टच कर सकता हूँ, कंसेंशुअली कैरेक्टर्स को टच कर सकता हूँ, उन दीवारों को, मैं वो मौसम फील कर सकता हूँ, वो मैं गर्मी, मैं वो समर का मौसम महसूस कर सकता हूँ जब मुझे पसीना आ रहा होगा और मैंने कॉटन के पतले पतले कपड़े पहने होंगे, ट्रांसपेरेंट ऑलमोस्ट, और मैं बस धूप में बच रहा हूँ और थोड़ा सा पानी ढूंढ रहा हूँ, वो सब आप महसूस कर पाएंगे, या फिर आप ठंड महसूस कर पाएंगे जब वो आपको बताएंगे ठंड के बारे में, जब वो आपको समझाएंगे कि कैसे बिजली गिरी और कैसे बारिशें होती हैं और इतनी गड़गड़ा के बारिश होती है, आपको महसूस होगा। या फिर वो आपको जैसे समझाएंगे कि कैसे आसपास कमरे में क्या क्या सामान रखा है, तो आपको वो याद होगा कि वो कमरा कैसा था जिसमें हमारे कैरेक्टर बैठे थे, वो मोहल्ला कैसा था, वो टोक्यो कौन सा वाला टोक्यो की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी यूजुअली कहानियां टोक्यो में सेंटर्ड होती है बहुत बार। आई थिंक ऑलमोस्ट हर नॉवल इनकी टोक्यो में ही होती है, बहुत कम ही ये दूसरे शहरों में जाते हैं, जाते तो वापस आ जाते हैं टोक्यो से, जैसा मुझे याद आ रहा है। मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत टोक्यो बेस्ड रहते हैं इनका लिटरेचर। तो आपको समय का टोक्यो दिखता है, आपको 80s का टोक्यो दिखेगा, आपको 90s का टोक्यो दिखेगा, आपको लेटेस्ट टोक्यो भी दिखेगा जो मैन विदाउट वुमेन वाला है, जो 2000s का टोक्यो है, कैसे लोग हैं, कैसी बातें हैं, तो उसमें बहुत मेहनत करते हैं। मुराकामी को पढ़ के आपको समझ आएगा आसपास के बारे में और आपको अच्छा लगेगा, आप ऐसा लगेगा कि आप घूम आए, आप ट्रैवल करके आ गए हैं टोक्यो में इनके सिर्फ नॉवल पढ़ के। ये बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़ है कि मुराकामी बहुत पढ़े लिखे, और ये उनकी लिटरेचर से दिखता है कि इन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत म्यूजिक सुना है, बहुत फिल्में देखी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेफरेंस यूज़ करते हैं जैज म्यूजिक का, ब्लूज म्यूजिक का, क्लासिकल म्यूजिक जो अमेरिकन क्लास जो सॉरी अमेरिकन नॉट अमेरिकन इंग्लिश क्लासिकल म्यूजिक है, जैसे मैं नाम भी नहीं याद, जैसे वुल्फगैंग नाम था ना, हाँ जैसे मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे शिव, अरे यार बीथोवन, हाँ बीथोवन, और ऐसे से वुल्फगैंग शायद एक और था वुल्फगैंग, उसका मुझे लास्ट नेम याद नहीं आ रहा जो एक्चुअली ज्यादा पॉपुलर है। हाँ अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आएगा तो छोड़े। और वो आपको रेफरेंसेस देंगे किसी सिम्फनी का और किसी एक पर्टिकुलर सोनेट का, तो मुझे बड़ा मजा आता है इस बारे में कि एक इंट्रोडक्शन मिलता है बाहर के म्यूजिक का जो मेरे पास नहीं है। मैं यूजुअली नहीं ही सुनता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोकल म्यूजिक सुनता हूँ, या फिर मतलब मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो वो बड़ा वैसा होता है कि फोक होता है, इंडियन फोक होगा या इंडियन क्लासिकल होगा, मैं बहुत प्रेफर करता हूँ। तो इंग्लिश क्लासिकल में मेरा मुझे पहुंचा देता है हारुकी मुराकामी के लिटरेचर में जापानीज म्यूजिक का मुझे नहीं लगता इतना कह सकते हैं कि जिक्र है, बट हाँ वेस्टर्न क्लासिकल्स का बहुत जिक्र है। तो वहां से आप जब ये बात करेंगे ना अपनी नॉवेल्स में म्यूजिक के बारे में, गानों के बारे में, दूसरी किताबों के बारे में, तो आपको लगेगा कि अरे वाह, अब शायद आपको भी काफी ज्यादा पता है इन सभी लिटरेचर के बारे में, आर्ट के बारे में। तो ये मुझे बहुत पसंद है। अब आ जाते हैं इस बारे में कि आप सबको क्यों पढ़नी चाहिए मुराकामी, क्योंकि मान लीजिए अगर एक पेज किताब भी 200 पन्ने का एवरेज है तो भाई, और सबसे मोटी किताबें लाइक उनकी किताबें शायद IQ 84, वो तो शायद 1200 कुछ पन्ने की है तीनों पार्ट, और एक और किताब इनकी बाइंड अप बर्ड क्रॉनिकल वो 600-700 पेजेस की है। तो आखिर क्यों आप अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय इनको पढ़ने में लगाएं। तो जो पहला है वो रहेगा कि राइटिंग स्टाइल। इनकी लिखावट में बहुत रस है, बहुत रस है, बहुत मजेदार तरीके से बातें लिखते हैं। बेसिक चीजें होती है ना छोटी मोटी, उनको बहुत अरे वाह खूबसूरती से समझाते हैं आपको। आसपास की आप अपने जीवन में ना छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना चालू कर देंगे, आपको दिखेगा मुराकामी आपको आपकी जीवन अप्रिशिएट करने में हेल्प करेंगे। मुझे कर रहा था,
मुझे लगा कि अरे वाह, ये छोटी सी चीज पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, पर ये कितनी कमाल है यार। थैंक यू मुराकामी। तो मुझे लगता है कि उनका राइटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जैसे कैरेक्टर जो वो जैसे बातें लिखते हैं ना, जैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत कमाल है। छोटी छोटी बातें, हिस्ट्री के बारे में बहुत बातें बताते हैं वो, जापान की हिस्ट्री और उन सब के बारे में। अगर मैं आपको कोई एक्सट्रैक्ट सुनाना चाहूँ, देखो जैसे मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट सुनाता हूँ, मैंने अभी ढूंढ के निकाला है। जैसे मैं आप सबको 2 एक्सट्रैक्ट सुना सकता हूँ। पहला है, एक कैरेक्टर है मिस सेकी, साइकी या सेकी। वो कहती है, एज लॉन्ग एज देयर सच थिंग एज टाइम, everybody is damaged in the end, changed into something else. It always happened sooner or later. एक और आपको सुनाता हूँ। Listen, every object is in flux. The earth, time, concepts, love, life, faith, justice, evil, they all are fluids and in transition. They don't stay in one form or in one place forever. The whole universe is like some big FedEx box. ये मतलब अच्छा है ना। और अगर बताऊं तो आपको, जैसे अगर मैं पढ़ना जैसे, और जैसे my grandpa used to say that things never work out like you think they will, but that's what make life interesting and that makes sense. Yeah. तो ऐसी छोटी छोटी बातें हर पन्ने पे लिखी हैं, ये मजेदार बनाती है नॉवल को और पढ़ने में, क्योंकि आपको लगता है अरे वाह यार इतनी बढ़िया बातें, और आप इन बातों को पढ़ के और सीखते हैं। तो यही तो पॉइंट, और इनसे पढ़ के ना आपकी भी लैंग्वेज बढ़िया होती है। आप इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें पढ़ेंगे, जब आप किसी से बात करेंगे तो आपकी बातों में भी झलकेगा ना कि अरे भाई यार इसने कुछ पढ़ा हुआ है, और यही मजेदार बनाती है। और अगर मुझे मिलेगा तो हाँ, तो बस अभी तो यही मिला इस किताब में कोटेबल। मुझे पहले से मार्क करके रखना चाहिए था थोड़ा बहुत, सॉरी, ये मेरी खामी है और इसके लिए मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ सभी से। बाकी आगे किसी और नॉवल में कुछ और मिलेगा ना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी किताबें बहुत फिलोसफीज होती हैं ऑलमोस्ट, छुपी हुई और दबी। अच्छा, अगला पॉइंट हम बताते हैं कि आपको क्यों पढ़नी चाहिए, वो है प्रोज का भी अभी एग्जांपल मिल ही गया, वो जैसे सेंटेंसेस मैंने पढ़ के बताए, और एक ही बात हो गई एक्चुअली, राइटिंग स्टाइल और प्रोज। तो हाँ, हम इसे एक में कवर कर सकते हैं। प्रोज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। प्रोज होता है कि एक बात को कहना बड़ी पोएटिक तरीके से, ये होता है प्रोज। देखो, राइटिंग और स्पोकन लैंग्वेज इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर, अनदर टर्म ऑफ सीक्वेंस। देखो मतलब प्रोज होता है कि आप वर्ड्स को कैसे अरेंज कर रहे हो, और मतलब ये पोइट्री नहीं होती है, ये होता है कि आप थोड़ा चीजों को घुमा के, थोड़ा मुझे लगता है कि रस बना के अगर लिखते हैं ना, तो बस रस बना रहे जीवन का। प्रोज और नॉवेल्स में ही यूज हो पाते हैं, मतलब फिक्शन या नॉन फिक्शन किताबों में। पोइट्री से अलग, इतना समझो। आप जैसे जैसे पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली प्रोज होते क्या है, खूबसूरत सेंटेंसेस का कैसे प्रयोग होता है। और अगर आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल देखना है प्रोज का, तो 2 किताबें फिर से मैं बोलूंगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और मेरी फेवरेट ऑब्वियसली मिडनाइट चिल्ड्रन। अगेन मैं जो भी बातें करता हूँ वो 3-4 किताबों के अराउंड करता हूँ। मेरा सारा नॉलेज, मैं पढ़ी 150 किताबें हो चाहे जिंदगी में, 100-150 किताबें पढ़ी होंगी मैंने, बात में 4-5 किताबों के अराउंड ही करता हूँ कि भाई यही है मेरा सारा लिटरेरी नॉलेज। बट हाँ, इसको मैं इम्प्रूव करूंगा, मैं और किताबों के रेफरेंस यूज करना शुरू करूंगा। थर्ड बात वो है सेंसिबिलिटी, कि मुराकामी साहब कैरेक्टर्स को, इंसानों को बहुत ही ऊपर के लेवल पे समझते हैं, जो हमें भी अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है कैरेक्टर्स को, उनकी लाइफ को, उनके स्ट्रगल्स को। और हम जब कैरेक्टर्स को, जो नॉन लिविंग है, हम जब उनके स्ट्रगल्स को, उनकी लाइफ को अप्रिशिएट कर पाते हैं ना, तो फिर हम उसे रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं, और वहां से हम भी देखते हैं कि अरे वाह,
अगर हम इस कैरेक्टर से सिंपैथी रख सकते तो फिर हम लोगों से सिंपैथी रखना शुरू करते हैं, और ये इम्प्रूवमेंट में ही काम आता है एज हम सबकी जिंदगी में। तो मुझे लगता है इसमें हारुकी मुराकामी साहब का बहुत पार्ट है मेरी जिंदगी में। अच्छा, अब ये सब होगी तारीफें, है ना। 25 मिनट गौरव ने जम के तारीफ करी है हारुकी मुराकामी की। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ का ही सारा क्रेडिट मुराकामी साहब को दे दिया, पर अब थोड़ी सी बुराई है। तो बात है कि थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट मुराकामी's राइटिंग। पहला है कि फीमेल कैरेक्टर्स। मुराकामी साहब, मैंने ना बहुत इसमें बहुत कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज देखे। या तो लोग बोलते हैं कि मुराकामी साहब के फीमेल कैरेक्टर बेस्ट होते हैं, बिल्कुल रियल, या फिर बहुत लोग होते हैं, और उनमें मैं भी एक हूँ, जो कहते हैं कि मुराकामी को तो फीमेल कैरेक्टर लिखना ही नहीं आता है। अच्छा, अब मैं ये क्या बातें क्यों कह रहा हूँ, जब आपको पढ़ना शुरू करोगे आप, तो आपको रियलाइज होगा कि मुराकामी कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत सेकेंडरी कैरेक्टर्स की तरह यूज करता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो यूजुअली टीनेजर मेल होता है, और उसकी लाइफ में कुछ फक्ड अप होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होती है, थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। एक लड़की मिलती है, उसे थोड़ा सा हेल्प करती है, एंड वो फिर अपना निकल जाता है कुछ अचीव करने के लिए। और फीमेल कैरेक्टर उनका हमेशा ऐसे ही रहता है, एक खूबसूरत लड़की, पतली सी, अंडर कॉन्फिडेंट, सुसाइडल, एंड अब जिन्होंने मुराकामी की किताबें पढ़ी है ना, वो सोच रहे होंगे कौन से वाली बात करेंगे। ये 6-7 नॉवेल्स में ऐसी सेम एक लड़की आती है, सेकेंड फोर्थ ऑफ द बुक में, मतलब हाफ से 25% के बाद एक हमेशा हर किताब में एक फीमेल कैरेक्टर आई जाती है, ऐसी थोड़ी सी पतली सी है, कमजोर सी है, पेल है, और अंडर कॉन्फिडेंट सी है। तुम्हारे जो प्रोटैगनिस्ट है उसको सडन एकदम ही पसंद कर लेती है, वो उस पर हिट करना चालू कर देती है कि यार ये तो, इससे खूबसूरत मर्द तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और अपना सब कुछ समर्पित कर देती है उस आदमी को। तो ये बहुत अजीब लगता है कि ऐसा क्यों, उस लड़की की भी लाइफ होगी ना, मतलब उसकी भी अपने काम होंगे। वो तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उस लड़की को कुछ बचा ही नहीं, अब वो तो मतलब उसको तो अपनी उसका अपना मुर्शिद मिल गया है। तो ये मुझे नहीं पसंद आता मुराकामी साहब के काम में। आपको आ सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मुझे नहीं आया है आपको आया, तो अब लड़ाई हो गई जी, अब तो बहस हो गई। हम डिसएग्री कर सकते हैं, और अग्री टू डिसएग्री हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा अपना ओपिनियन है भाई, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सेंसिबिलिटीज है बातों के लिए, और सब उसी पे अपनी बातें समझते हैं, तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ अच्छा, अब जैसे मैंने आपको समझाया था ना, काफका एस्क होना, कि कुछ चीजें होती हैं फॉर नो रीजन, यही मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक है उन नॉवेल्स का, कि कभी कभी बहुत ही ज्यादा चीजें होती हैं जिनका कोई वजह ही नहीं है। वो उन्हें दिखाते ऐसे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है, पर फिर वो प्लॉट पॉइंट काम ही नहीं आता, वो गायब हो जाता है वो प्लॉट पॉइंट। आपने 100 पन्ना या 50 पन्ना एक बात खींची कि ये होगा, और ये होगा तो ये होगा, पर सडनली वो होता है, और फिर कुछ नहीं होता है, और आगे की कहानी को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर कभी कभी रीडर को चीटेड फील होता है कि आखिर क्यों मुझे झूठे वादे क्यों मिले कि ये होगा और फलाना होगा। बोल देते सीधा सीधा पहले कि ए से बी हमें ऐसे ऐसे जाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर गार्डन घूम लेंगे, एक आधा फूल देख लेंगे, पर ये थोड़ी ना होता भाई तुम हमें हर फूल के बारे में बताओ, फिर जाके पूछोगे रास्ता कैसा था गार्डन का। अरे भाई ये क्या बात हुई, तुमने दिखाया हमें फूल, हमें बात बताते किस सीमेंट का बना है, किस रोड़ी पत्थर डाला है उसमें। तो अजीब एग्जाम्पल यूज करा है मैंने, पर हम बात समझ सकते हैं। तो कभी कभी परेशान करता है, क्योंकि फिर आप इनकी नॉवल पे क्या ही के बारे में जब बात करने बैठोगे तो प्लॉट के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्लॉट तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। कभी कभी होता भी है तो नहीं ही होता है, क्योंकि आप उसे प्लॉट कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो हुआ है वो इंसिडेंट्स हैं, वो कह सकते हैं बुलेट, वो स्टोरी पॉइंट्स कह सकते हैं, आर्क कह सकते हो आप उसे, पर वो प्लॉट तो नहीं है। तो कभी कभी बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आप देखोगे ना, नोटिस करोगे, तो हारुकी मुराकामी की किताबों के बारे में जो लोग बात करते हैं वो हमेशा कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, इमोशंस के बारे में बात करते हैं, वो प्लॉट के बारे में बात नहीं करते।
तो जो अगर आपको प्लॉट हेवी किताबें पढ़ने का शौक है तो हारुकी मुराकामी मुझे नहीं लगता आपको इतना इजी लगेगा। थोड़ी सी आप प्रॉब्लम होगी, डिस्कम्फर्ट होगा। और थर्ड पॉइंट कि कैसे समझाऊं मैं आपको, उनकी किताबें ना थोड़ा सा आगे चल के कभी कभी क्रीपी हो जाती हैं। बहुत बातें उनमें लिखी होती हैं, आप उनको पढ़ के लगता है कि यार ये क्यों डाला, और बहुत क्रीपी इन द सेंस के जैसे उनकी किताब है, कैसे समझाऊं, काफका ऑन द शोर। अब उसमें 2 बार ऐसा पॉइंट आते हैं कि आपको पढ़ के लगता है कि यार ये थोड़ा क्रीपी हो रहा है। जैसे एक सीन है कि आपको जो प्रोटैगनिस्ट है वो टीनेजर है, बहुत जवान है, अंडर एज टीनेजर है, एक्चुअली 16 साल का है, और वो एक कैरेक्टर है दूसरी, उसे अपनी बहन की तरह देख रहा है, उसे लगता है ये मेरी बहन है। एंड देन वो एक नॉट सेक्सुअल इंटरकोर्स बट हाँ हैंड जॉब, वो उससे, हाँ ये कह सकते हैं हम, उससे रिसीव कर रहे हैं। उसके दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि शायद ये लड़की मेरी बहन है। अब ये थोड़ा क्रीपी है, लाइक व्हाई, ये क्यों उसी समय क्यों डालना था, बाद में कर लेते ये सेंटेंस, पहले कर लेते, पहले नहीं करते बाद में कर लेते, उसी टाइम उस प्रोसेस के बीच में। तो वो थोड़ा क्रीपी लगता है कि यार और क्या जरूरत थी। अब बाद में पूछोगे इसका तो कोई काम ही नहीं आया, या तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती बाद में, वो हुई ही नहीं, फिर हमने क्यों वो पढ़ा। या हो सकता है क्योंकि जो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है वो डिफरेंट होगा, थोड़ा कंजर्वेटिव होगा कंपैरेटिवली टू समवन लिविंग इन अ वेस्टर्न कंट्री, बट स्टिल थोड़ा सा लगता है कि यार व्हाई। इवन एंड में एक पार्ट आता है अगेन इसी किताब में, काफका ऑन द शोर में, के हमारा वही टीनेजर प्रोटैगनिस्ट फिर से सेक्स करता है पर एक ओल्डर महिला के साथ, और वो मानता है कि ये महिला, ये फीमेल है जो कैरेक्टर है, ये मेरी मदर है, और होती भी एक्चुअली उसकी मदर। तो भाई इंसेस्ट की क्या जरूरत थी। या फिर कौन सी किताब थी इनमें से मुझे याद नहीं आ रहा, शायद नॉर्वेजियन वुड्स में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट एक घोस्ट के साथ सेक्स करता है, और फिर एंड में एक बहुत बूढ़ी औरत के साथ, और बहुत अजीब तरीके से उसे एक्सप्लेन कर रखा है। तो ऐसा लगता है कि भाई घोस्ट के साथ ठीक है एक बार को मैं अलाउ कर दूं, बट फिर वही कि वो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो जिस औरत से प्यार करता था उसे कुछ हो जाता है, एंड देन वो बूढ़ी औरत है, वो a lot of time like continuously बार-बार they have sex। तुम सोचते हो why उसका कोई काम ही नहीं था वहां पे। अगेन वही इंडियन कॉन्शियस, इंडियन साइकी आ गया मेरा बीच में, बट प्लॉट के हिसाब से भी अकॉर्डिंगली भी वो जरूरी नहीं था, बट ठीक है मुराकामी है, कर सकता है। और लोग इतना कंप्लेन नहीं करते, पर कभी कभी थोड़ा क्रीपी हो जाता है, क्योंकि बहुत बार उनके में नॉवेल्स में ऐसा होता है कि टीनेजर लड़का और ओल्डर विमेन, या फिर टीनेजर लड़की, अंडर एज लड़की एंड ओल्डर मैन, तो फिर क्रीपी लगता है कि यार वाई। और फिर तुम उसे दिखा भी पॉजिटिव लाइट में रहे हो कि ये देखो बहुत कुछ अच्छा हो गया जी, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, जबकि नहीं है ना, वो बहुत खराब है ना, तुम उसे फिर दिखाओ भी ना नेगेटिवली, पर वो नहीं होता है, तो अजीब लगता है कि वाई यार मुराकामी साहब, you could have done something better, something else, but ठीक है। तो यही कुछ बातें हैं मुराकामी के बारे में जो मुझे करनी थी। ओवरऑल सजेस्ट करता हूँ मैं सबको कि एक बार पढ़ो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत पढ़ने को मिलता है, और लिटरेचर की तरफ आप खुलते हो, डिफरेंट किताबों की तरफ, डिफरेंट राइटर्स की तरफ, जो शायद आप नहीं खुल पाते अगर आप मुराकामी नहीं पढ़ते। तो मुराकामी को यही खत्म करते हैं, और एंड हम एक अच्छे नोट पे करेंगे, और वो नोट ये होगा कि मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। यस, आज किताब पे चर्चा में हम कविता भी ऐड करेंगे। बाप रे, इस साल का ग्रेटेस्ट क्रॉस ओवर, किताब पे चर्चा एंड कविता पे चर्चा एक साथ। इस कविता पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे सर, इसको मैं आपको सुनाऊंगा ये कविता। एक हफ्ता लीजिए, इसे सोचिए, इसके बारे में अपने दिमाग में से बार बार घुमाइए। अगले एपिसोड में मैं और आदित्य आएंगे और इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कविता का नाम है सुख का दुख, और ये कविता लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र साहब ने। तो अब ध्यान से सुनिएगा ये कविता।
जिंदगी में कोई बड़ा सुख नहीं है, इस बात का मुझे बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ। बड़े सुख आ जाए घर में तो कोई ऐसा कमरा नहीं है जिसमें इसे टिका सकूं। यहाँ एक बात, इससे भी बड़ी दर्दनाक बात यह है कि बड़े सुखों को देखकर मेरे बच्चे सहम जाते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है उन्हें सिखा दूं कि सुख कोई डरने की चीज नहीं है, मगर नहीं। मैंने देखा है कि जब कभी कोई बड़ा सुख उन्हें मिल गया है रास्ते में, बाजार में या किसी के घर, तो उनकी आंखों में खुशी की झलक तो आई है, किंतु साथ साथ डर भी आ गया है। बल्कि कहना चाहिए खुशी झलकी है, डर छा गया है। उनका उठना, उनका बैठना कुछ भी स्वाभाविक नहीं रह पाता, और मुझे इतना दुख होता है देखकर कि मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बेटा, यह सुख है, इससे डरो मत, बल्कि बेफिक्री से बढ़कर इसे छू लो। इस झूले के पेंग निराले हैं, बेशक इस पर झूलो, मगर मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ते, खड़े खड़े ताकते हैं। अगर कुछ सोच के मैं उनको उसकी तरफ ढकेल दूं तो चीख मारकर भागते हैं। बड़े बड़े सुखों की इच्छा इसलिए मैंने जाने कब से छोड़ दी है। कभी एक गगरी उन्हें जमा करने के लिए लाया था, अब मैंने उन्हें फोड़ दी है। तो मुझे ये कविता बड़ी कमाल लगी, बहुत सोचना पड़ेगा भी इसके बारे में, पर मैंने भी आपकी तरफ छोड़ दी है कविता। सोचिए, इसे अपने दिमाग में घुमाइए कि आपका क्या इंटरप्रिटेशन है। अगर आप हमें बताना चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम खुले हैं, काफिरो_का_काफका, mind_versus_me, और हमारी ईमेल एड्रेस भी है hindigharana@gmail.com। आप वहां पे भी हमें मेल लिख सकते हैं। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड भेज दीजिए। हमारे पीओ बॉक्स तो नहीं है हमारे पास पत्र भेज दीजिए, नांगल राया, हम वहां से जाके कलेक्ट कर लेंगे। आप भेजिए हमें, क्योंकि बात करने से ही बातें बढ़ती हैं, बात करने से ही ज्ञान बढ़ता है, बात करने से दुनिया खुलती है। और बातें ही तो है, क्या है इंसान के पास? सब कुछ बातें ही हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ बातें ही हैं। हमारा एवोल्यूशन, हमारी कहानियां, सब कुछ बातों पे ही तो है। तो बस इन्हीं बातों के साथ हम ये सिलसिला खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे और बातों के साथ, जिनका नाम होगा कविता पे चर्चा। तब तक के लिए धन्यवाद।